हमारी कंपनी के संस्थापक सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। जब मैंने ये कंपनी शुरू की थी तो सबसे पहली बात जो मैंने सोचा वो बीइंग था। एक कंपनी को कभी असफल नहीं होना चाहिए। इसे जीवित रहने में सक्षम होने की आवश्यकता है। पहले व्यवसाय से बाहर जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि असफल होने से अधिकांश अपराधों की तुलना में बहुत अधिक नुकसान होता है। अब दिवालिया होने वाली कंपनियों के जो अधिकारी हैं, उनके साथ वास्तव में अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार मैंने महसूस किया कि एक कंपनी नीचे नहीं जा सकती है। यदि आप असफल नहीं होना चाहते हैं, तो आपको जानना होगा कि कंपनियां दिवालिया क्यों हो जाती हैं और फिर इसे होने से रोकने के लिए सुरक्षा सावधानियां तैयार करें। किसी भी कंपनी के विफल होने का कारण बहुत सरल है। ये आमतौर पर खर्चों के कारण होता है। यदि कोई खर्च नहीं होता तो एक व्यवसाय हमेशा के लिए चल सकता है। हालांकि इन खर्चों और लागतों के कारण एक कंपनी दिवालिया हो जाती है। इन खर्चों को आमतौर पर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट के मामले में सबसे बड़ी लेबर कॉस्ट है। यदि आपके पास कर्मचारी है तो आपको एक कार्यालय की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है किराए की फीस। विविध लागतें होंगी जो उत्पन्न होंगी। एक कंपनी के अस्तित्व के लिए जितना हो सके इस श्रम लागत को कम करना भी सबसे अच्छा होगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अ, और न्यूनतम जो ये खर्च बन सकता है वो शून्य है, क्योंकि आप उस खर्च को और कम नहीं कर सकते। यह इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बना देगा। अतः यदि आपने श्रम लागत, जो कि सबसे अधिक व्यय है, घटाकर शून्य कर दिया, कंपनी अंततः मानव रहित हो जाएगी। और एटमी के प्रबंधन लक्ष्यों में से एक का लक्ष्य मानव रहित कंपनी बनाना है। ऐसा होने के लिए सब कुछ कंप्यूटरीकृत होना चाहिए। कंप्यूटर से सारे काम कंप्यूटरीकरण के द्वारा करवा के श्रमिकों की संख्या को कम करना संभव होगा। जब कोई कंपनी बढ़ती है तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है और खर्चों में वृद्धि सीधे वृद्धि के समानुपाती होगी। अब किसी समय कंपनी की बिक्री अचानक और तेजी से गिर सकता है। हालांकि कर्मचारियों को उसी तरह कम करना मुश्किल है, क्योंकि श्रम लागत का सामना करना कठिन है। इस स्थिति से कंपनी दिवालिया हो सकती है। वैसे तो इस कंपनी का उद्देश्य कभी असफल नहीं होना है। जब मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, मैंने कारखाने बनाए और विभिन्न कार्य किए जो सफल रहे। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की जो एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल था। लेकिन अंत में दिवालिया हो गया। हालांकि अभी बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 13 या 14 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग करना इतना आम नहीं था। अ, मतलब अनिवार्य रूप से मैं समय से आगे था और ये मुझे पकड़ नहीं सका। इस प्रकार मैंने उस समय लगभग सब कुछ खो ही दिया था। मतलब मैंने जो ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोला था, सच कह रहा हूँ, ये अपने वक्त से बहुत ज़्यादा आगे था। और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चल नहीं सका। आज जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग होती है, अगर उस वक्त भी इतनी ऑनलाइन शॉपिंग होती तो मैं बहुत सफल होता और मैं सब कुछ इस तरह से गवा नहीं बैठता। और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक कंपनी कभी असफल नहीं हो सकती और इस असफलता के कारण खर्चे हैं। जीवित रहने के लिए श्रम लागत को कम करने की आवश्यकता है, जो बदले में किसी भी किराए की फीस को भी कम करेगा, क्योंकि इससे लागत कम हो सकती है। इसलिए कंपनी को मानव रहित होने की आवश्यकता है और कंपनी अपने केंद्र में कंप्यूटर सिस्टम के साथ काम करेगी। और यही इस कंपनी के अस्तित्व या बीइंग का आधार बन गया। अगला सिद्धांत जो होगा वो है स्पीड।
बीइंग के साथ एक कंपनी मौजूद हो सकती है ना? उसके बाद अगला कदम ग्रोथ होगा। दरअसल कंप्यूटरीकरण का संबंध स्पीड की अवधारणा से भी है। तो अब बड़ा फ्रेम बनाने के बजाय स्पीड का होना ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे समझे, दो पाइपों की कल्पना करिए। प्रत्येक पाइप में से पानी बह रहा है। यदि हम उन पर पाइप ए और बी का लेबल लगाते हैं तो किस पाइप में से अधिक पानी बह रहा है? अधिकांश लोग पाइप बी का उत्तर देंगे। इस उदाहरण में गति की अवधारणा को जोड़ते हैं। यदि पाइप ए में पानी का बहाव तेज हो तो क्या होगा? जबकि पाइप बी केवल धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। अब किस में अधिक पानी निकलेगा? इस स्थिति में यह पाइप ए होगा। पाइप का आकार व्यय को दर्शाता है। पाइप ए कम लागत वाले के समान होगा और गति का उपयोग करके अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए। तो पाइप बी जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के बजाय आप गति बढ़ाकर दक्षता बढ़ाएंगे। इस प्रकार गति दक्षता से संबंधित है। गति का दूसरा पहलू संगठन के विकास से संबंधित है, जो गुणन के सिद्धांत से होता है। आमतौर पर ज्यादातर चीजें जोड़ सिद्धांतों का पालन करती है। यह सच बात है। मैं आपको समझाता हूं। हमारा दिमाग भी बहुत सटीक है और जोड़ और घटाव के साथ गणना करने में अच्छा है। फिर भी किसी कारण से हम गुणन की अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। गुणन की हमारी समझ और उससे वास्तविक परिणाम बहुत अलग है। उदाहरण के लिए मान ले कि आज के लिए आपका शुरुआती वेतन 73 रुपए था और अगले दिन दोगुना हो गया, जिससे आपको 146, 292, 585 और बहुत कुछ मिलेगा। अगर ऐसा होता तो 31वें दिन आपको कितना भुगतान मिलता? यदि आप गणित करते हैं तो आपको 14 करोड़ से अधिक प्राप्त होंगे। जैसा कि आप इस तस्वीर से देख सकते हैं, आपको पहले दिन 73, अगले दिन 146, उसके बाद 292 मिले, 585, 1171, 2343 आदि। फिर भी यदि आप वास्तव में सब कुछ गणना करते हैं, आपको एक महीने में 14 करोड़ से अधिक मिलेंगे। इसी तरह एटमी के लिए विकास की गति गुणन के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जिसे ज्यामितीय प्रगति भी कहा जाता है। आपके लिए एक ऐसा दिमाग होना जरूरी है जो अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सके, और आप जो महसूस करते हैं उस पर भरोसा करने के बजाय आपको गणित की गणनाओं पर विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गणित ब्रह्मांड की भाषा है, पर अगर आप इन गणित की गणनाओं पर विश्वास करेंगे तो आप बहुत सफल हो सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि गणित ब्रह्मांड की भाषा है, मैं उन सब के लिए एक उदाहरण देता हूँ। हम ऊंची गगनचुंबी इमारत बना सकते हैं, है ना? ऐसी इमारतें हैं जिनमें 100 से अधिक मंजिलें हैं। हम गणित का उपयोग करके ऐसी चीजें बना सकते हैं। ज्यादातर लोग नींव की पुड़िया देखकर सोचते हैं कि क्या ये बीम 100 मंजिला इमारत के भार का सामना कर सकता है? ये असंभव लग सकता है, लेकिन आर्किटेक्ट सब कुछ गणना करते हैं ताकि नींव की किरणें पूरी इमारत को सहारा दे सके। इसीलिए वे इमारतें अभी भी खड़ी हैं। इसी प्रकार हमारी भावनाएं वास्तविक गणितीय परिणामों से भिन्न हो सकती हैं। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो आपको संख्याओं पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। आप सोच सकते हैं कि मैं एक महीने में 14 लाख या 36 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूं। शायद आपको लगे कि यह असंभव है, हालांकि आपको गणनाओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और गुणा का सिद्धांत, इस सिद्धांत से हम इतनी तेजी से विकास कर पाते हैं कि भले ही ये अन्य लोगों के लिए कठिन हो। 20 या 30 वर्षों तक काम करते हुए 5 लाख से 7 लाख प्रति माह कमाने के लिए, अब पर एटमी के साथ 5 गुना अर्जित करने में सक्षम हैं आप सब लोग। और 3 से 5 वर्षों में 36 लाख प्रति माह आप कमा सकते हैं। ये गणित के कारण ही संभव है।
तो आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? क्या आपको अपनी भावनाओं पर या फिर गणित पर भरोसा करना चाहिए? आपको गणनाओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। गति का तीसरा कारक जो कंपनी को विकसित करता है, समांतरण वितरण की विधि का उपयोग कर रहा है। जब आप देखते हैं कि अन्य कंपनियां कैसे फैलती हैं, इनमें से ज्यादातर कंपनियों ने डायरेक्ट डिलीवरी के जरिए किया। असल में कुछ सीखने के बाद आप किसी और को पढ़ाएंगे तो वो व्यक्ति किसी को सिखाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से किसी को सिखाने में कुछ महीने लगेंगे और ये ऐसे ही नीचे की ओर जारी रहेगा। हालांकि एटमी में हम सबको एक ही समय पढ़ाते हैं और ये सेमिनार सिस्टम के साथ किया जाता है। अ, आप इस संगोष्ठी में सीख रहे हैं, है ना? अगर आप किसी और को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक की पढ़ाई करनी होगी। कुछ ही लोग हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फिर भी यदि आप एक कंपनी के सेमिनार में आए हैं और आपने जो सीखा उसे पसंद किया, आप दूसरों को बता सकते हैं। बस आप अभी भी अच्छी तरह से इसे सीख रहे हैं और इस संगोष्ठी के रूप में आप बहुत कुछ यहाँ पर आकर सीख सकते हैं, ताकि जब आप अपने द्वारा सीखी गई बातों को समीक्षा करें तो वो व्यक्ति इसे सीख सके। अगली बार इसे सीखने के लिए आप उन्हें साथ ला सकते हैं। इस प्रकार इस सेमिनार सिस्टम के माध्यम से आप एक ही समय में सीख सकते हैं। इस समानांतर प्रणाली के माध्यम से सूचना भेजे जाने को ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। वो लोग अ, जो दूर हैं या जिनके लिए समीक्षा की जरूरत है, इस प्रकार सब कुछ अपने आप समझने के बजाय आप इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम हैं। इस प्रणाली के भीतर हमारे पास वीडियो ऑन डिमांड भी है या वीओडी जिसे हम कहते हैं, और वे वेबसाइट पर पाया जा सकता है। ये वीओडी सीधे आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा सकता है ताकि आप अपने फोन से दूसरों को दिखा सके। विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट सामग्री है। हमारे उत्पाद बहुत अच्छे हैं और कीमतें कम हैं। प्रबंधन दर्शन और कंपनी की मानसिकता के साथ साथ निश्चित है, क्योंकि ऐसे विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इन जानकारी वितरण प्रणाली को लागू करने से ये हमें अन्य एमएलएम व्यवसायों को जल्दी से पार करने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी को बढ़ने में 60 साल लगे हों, तो हम 10 से 20 वर्षों के भीतर ही उन्हें पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रकार कंपनी समानांतर तरीकों से विकसित हो सकती है और इसी में सबसे बड़ा हाथ होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और सेमिनार सिस्टम का। इस प्रकार गति तेज हो सकती है। अब तक कंपनी को असफल नहीं होने के लिए बनाया गया था और हमने कंपनी के विकास को संभव बनाया। उसके बाद आपको बनाई गई वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिसका अर्थ है कि तीसरा सिद्धांत संतुलन है। जब आप इस निर्मित मूल्य को वितरित करते हैं, इसे संतुलित तरीके से साझा करने की आवश्यकता है। तो वितरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, हमारे पास जो संसाधन और सामान हैं, वे हमेशा सीमित और कम होते जाते हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं को कुशलतापूर्वक वितरित करने के लिए सबसे अच्छा है एक संतुलित ढंग से उन्हें साझा करना, और ये कुछ इस तरह है। इसे लिबिंग्स लॉ कहते हैं और लिबिंग्स बैरल का प्रयोग करते हैं। अब एक लकड़ी की बाल्टी की कल्पना करें जो एक कुएं के लिए प्रयोग की जाती थी। इसे सबसे अधिक मात्रा में पानी भरने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? ठीक है, किनारा एक समान होना चाहिए और प्रत्येक लकड़ी का टुकड़ा लंबा होना चाहिए। अगर लकड़ी का एक टुकड़ा इतना लंबा होता और दूसरा इतना नीचे था, क्या पानी ऊपर वाले हिस्से में भरा जाएगा या निचले हिस्से में? आप इसे केवल लकड़ी के सबसे निचले टुकड़े में ही भर सकते हैं। अगर इस तरह का असंतुलन होता है, कुछ लोगों को लगेगा कि उन्हें नुकसान हुआ है और वे चले जाएंगे। अतः यदि आप केंद्र में हैं, तो ये घटक होंगे और जो हमारे परिवेश का निर्माण करेगा। इन्हें एक कंपनी में आमतौर पर ग्राहक कहा जाता है और उन्हें आंतरिक और बाहरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब आप एटमी को देखते हैं,
जो लोग ये व्यवसाय करते हैं वे हमारे बाहरी ग्राहक होंगे, वे ठेकेदार है ना? तो शेयर करने की क्या जरूरत है? ठेकेदारों को मुआवजे का उचित वितरण किया जाना चाहिए। अब इन मुआवजा वितरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। कई एमएलएम कंपनियों में आप वितरण चार्ट को देखो तो ऐसे कई मामले हैं जहां कुछ ही लोग हैं जिनको अधिकांश लाभ मिलते हैं और वे स्टार खिलाड़ी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मुआवजे में 73 करोड़ कमा रहा होगा और कोरिया में इतने लोग हैं जो इतना बनाते हैं। अब कोरिया के पास एक नियम है जहां 35% वापस दिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति इस 35% से मुआवजा का एक बड़ा राशि कमाता है, तो यह बाहर से ही बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी के लिए आसान है। कंपनी किसी के द्वारा 7 करोड़ बनाने का दावा कर सकती है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि यह 7 करोड़ इन सभी लोगों को भूखा रखकर स्टार प्लेयर को देने से आता है। सिर्फ स्टार प्लेयर कमाता है और बाकी सब लोग भूखे रह जाते हैं। हालांकि एटमी में हम सीलिंग के कारण इस तरह वितरित नहीं करते हैं। यह हमें इन लोगों को यहां और अधिक वितरित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार, यदि आप अर्जक के वितरण को देखते हैं, 1.5 करोड़ से अधिक कमाने वाले लोगों की एक उचित राशि है। लोगों की अधिक राशि 70 लाख से अधिक कमा रही है। इससे भी बड़ी राशि 35 लाख बनाती है और बहुत से लोग कम से कम 15 लाख से 20 लाख कमा रहे हैं। ये एटमी का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है। अधिकांश एमएलएम कंपनियां ये सब यहां से ले जाएंगी और फिर यहां के व्यक्ति को दे देंगी। वे स्टार खिलाड़ी को लगभग सब कुछ देते हैं, इस व्यक्ति का आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और इसे अर्जित आय की तरह दिखाने के लिए, ताकि वे दूसरों को ज्वाइन करवा सके। पर एटमी में हमने कहा कि हमें पता है आपका सुपरस्टार प्रतिभाशाली है। आपको नहीं लगता कि 36 लाख प्रतिमा काफी है? क्यों ना उन लोगों के साथ साझा करें जो यहां कम भाग्यशाली है, और इसीलिए वितरण प्रणाली हमने बदल दी। यदि आप 36 लाख, 51 लाख या 70 लाख प्रति वर्ष से भी असंतुष्ट हैं, तो आपको एटमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सीलिंग से ज्यादा नहीं देते। आप दूसरी कोई कंपनी ढूंढ लीजिए। मैंने तुम्हें पहले सब कुछ बता दिया था, तो इसीलिए बाद में शिकायत मत करना। फिर से, यदि आप और अधिक चाहते हैं तो आपको कहीं और जाना है। भले ही आपने एटमी में केवल 36 लाख प्रति माह कमाया हो, जो जीवन आप जीते हैं वो बहुत अलग नहीं होगा किसी ऐसे व्यक्ति से जो महीने में 36.5 करोड़ कमाता है प्रति माह। 36 लाख के साथ आपके जीवन की गुणवत्ता उन लोगों के समान होगी जो एक महीने में 36.5 करोड़ कमाते हैं। इसी तरह, सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा है, अर्थ उपयोगिता में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कहा गया है कि बहुत अधिक होने से आप उपयोगिता खो देते हैं। यदि बहुत अधिक होने पर उपयोगिता में कमी आती है, क्यों ना इसे उन जगहों पर बांट दे जहां इसकी जरूरत है और इसे संतुलन बना ले। भोजन करना इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर आप लगातार खाना खाते हैं तो आपकी भूख कम होने लगती है। किसी को अधिक खाने के लिए कहना लगभग यातना जैसा लग सकता है। ठीक उसी तरह कमाया हुआ पैसा भी उपयोगी है जब आप कुछ खास नहीं है। जैसे मेरे लिए 2 लाख रुपए एक बड़ी रकम थी। मेरे पूरे जीवन में 2 लाख रुपए बहुत पैसे लग रहे थे जब मैं बीमार था और किराए पे रह रहा था। मेरी कंपनी के विफल होने के बाद 2 लाख रुपए एक बड़ी राशि थी। जब मैं तनाव के स्तर के बारे में सोचता हूँ जो मेरे पास था जब मैं 2 लाख खर्च कर रहा था, तब निर्णय लेना कहीं अधिक कठिन लग रहा था जब मैंने इसकी तुलना आजकल 70 लाख खर्च करने से की। अनिवार्य रूप से 70 लाख के बजाय बहुत पैसा लग रहा है। जब मैं किराए पर रहता था तब 2 लाख रुपए मेरी हैसियत से बहुत ज्यादा पैसा लगता था। आप सभी को ऐसा लगेगा। 2 लाख का जीवन यापन भत्ता 70 लाख की तुलना में बहुत अधिक धन की तरह लगेगा। इस प्रकार इसे लोगों को वितरित करने के बजाय जहां उपयोगिता कम होगी, हम इसे यहां उन लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि वे एक महीने में 2 लाख से 3.5 लाख रुपए कमा सके।
परिणाम स्वरूप माल की प्रभावकारिता को समग्र रूप से बढ़ाया जा सकता है और उपयोगिता को अधिकतम किया जा सकता है। पैसों को एक तरफ रोककर इसे संतुलित तरीके से वितरित करने की अनुमति देता है एटमी। हम आंतरिक रूप से अपने पास मौजूद वस्तुओं को अधिकतम कर सकते हैं। इसीलिए संतुलित होने के लिए क्षतिपूर्ति प्रणाली भी बनाई गई है। उदाहरण के लिए मुझे यह पता लगाना था कि एक नए ठेकेदार को कितना मिलेगा, तो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको प्रत्येक लेग पर 25 लाख पीवी चाहिए, है ना? ठीक है, मैं वास्तव में कई मात्रा पर सिमुलेशन चला रहा था। 2 लाख पीवी, 15 लाख पीवी के साथ परीक्षण चलाने के द्वारा 30 लाख पीवी, 50 लाख पीवी और कई अन्य नंबर। भले ही ये अभी 25 लाख है, मुझे पहले अन्य सभी नंबरों को आजमाना था। सेल्स मास्टर बनना बेहतर लग सकता है 25 लाख पीवी के बजाय केवल 10 लाख पीवी के साथ, है ना? हालांकि मुआवजा इतना कम हो जाएगा। इस योजना की प्रगति सीढ़ी की तरह होनी चाहिए। मैं समझाता हूं। यदि सीढ़ियां बहुत ऊंची हैं तो लोग इसे कठिन समझेंगे और हार मान लेंगे। यदि सीढ़ियां बहुत नीचे हैं तो क्या होगा? लोग फिर भी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कुछ हासिल ही नहीं होगा। इस प्रकार चरणों के लिए ऊंचाई में सही आकार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है ताकि जब आप ऊपर जाएं तो आप आनंदित हो। यह बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि ये आपको कोशिश करने के लिए प्रेरित करे। इस अंक में मनोवैज्ञानिक भाग को भी प्रतिबिंबित करना होता है। जब तक अध्यक्ष या सीईओ ने वास्तव में काम नहीं किया है, आपको यह नंबर नहीं मिलेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं पहले भी एक ठेकेदार रहा हूं। अपने पिछले अनुभव को आधार बनाकर मैं इन चरणों को बिल्कुल सही आकार में बनाने में सक्षम था। वैसे भी आप इस तरह से आवश्यक संतुलन प्राप्त करते हैं ताकि सभी को वितरण में अपना हिस्सा मिल सके। हालांकि ठेकेदारों को संतुलित मुआवजा मिलता है, ये महत्वपूर्ण है कि ये ऊपर, मध्य और नीचे कैसे किया जाता है। यदि ऊपर की तुलना में नीचे बहुत अधिक हो जाता है तो कोई नहीं करेगा। यदि ऊपर वाला नीचे से अधिक प्राप्त करता है तो नीचे वालों के लिए कठिन हो जाता है और वे शीर्ष पर पहुंचने से पहले ही छोड़ देते हैं। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं एक उपयुक्त वितरण बनाने में सक्षम था। ठेकेदारों के बाद हमारे पास उपभोक्ता भी हैं क्योंकि उन्हें भी बदले में कुछ वापस पाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए कि कोई मुआवजा नहीं है, ये अच्छा है या बुरा है, हम इसे ऐसा नहीं बनने दे सकते, है ना? हमारे पास जितने भी उत्पाद है अंततः उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाते हैं। एटमी में कीमत तय कर दी गई है। यही तो सबसे जबरदस्त बात है एटमी की। यहां सारे उत्पादों के दाम तय कर दिए गए हैं। यहां उपभोक्ता अभी भी लाभान्वित हो सकते हैं और ठेकेदारों के लिए भी खुदरा मार्जिन जोड़ने के बाद। हालांकि एटमी के 13 लाख सदस्य हैं, अधिकांश लोग केवल उपभोक्ता हैं, वो ठेकेदार नहीं है। इन लोगों को मास्टेज उत्पादों को खरीदने के सदस्य बने और वे कुल सदस्यों का लगभग 70 से 80% हिस्सा बनाते हैं। उपभोक्ताओं को भी उचित लाभ मिलता है और इसीलिए उन्हें वितरण का हिस्सा मिलता है। ठेकेदारों को बिक्री का 35% मुआवजे के रूप में प्राप्त होता है। उपभोक्ता कम कीमत पर बढ़िया उत्पाद खरीद सकते हैं। इस प्रकार हम उनके साथ भी लाभ साझा करते हैं। ऐसे निर्माता भी हैं जिनके साथ हम काम करते हैं और हमें उनके साथ लाभ भी बांटना होगा। अगर किसी वितरक के पास तलवार है और निर्माताओं से सब कुछ ले लिया, ये कंपनी टिक नहीं पाएगी। इस तरह आप इन निर्माताओं को अनुमति नहीं दे सकते, या तो कीमत के लिए अनावश्यक खर्च जोड़ने के लिए। अतः हम इन निर्माताओं से बहुत अधिक नहीं ले सकते। इस प्रकार संतुलित वितरण को उन तक भी विस्तारित करने की आवश्यकता है। अब जब कोई वस्तु काम में आ जाए, ये प्रेरणा का कारण बनता है विभिन्न अतिरिक्त कार्यों के लिए और हमें इसे वापस अपने पास लाना है फीडबैक के रूप में बड़े लाभ के साथ।
अ, कई अन्य संस्थाएं हैं, जैसे वितरण कंपनियां जो हमारे साथ काम करके पैसा कमाते हैं। ये भी उन लोगों के साथ शेयर लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब सब कुछ संतुलित तरीके से वितरित हो जाता है, हर कोई संतुष्ट हो जाता है, जिससे हम सभी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप हम अधिक अतिरिक्त मूल्य बनाते हैं, जिसे फिर से वितरित किया जा सकता है। जब हम संतुलन की बात करते हैं, आर्थिक गतिविधि अतिरिक्त मूल्य बनाती है, जो तब वितरित हो जाती है। यदि इसे दो प्रमुख डोमेन में विभाजित किया जाता है और बीइंग अवस्था में आने के बाद हम स्पीड की अवधारणा का उपयोग करेंगे विस्फोटक रूप से अतिरिक्त मूल्य बनाने के लिए, और फिर संतुलित वितरण के माध्यम से कंपनी के स्थायित्व की रक्षा करेंगे। इस माध्यम से एक प्रेरक चिंगारी प्रज्वलित किया जाएगा, जो अधिक अतिरिक्त मूल्य बनाने के लिए ड्राइव को सक्रिय करेगा। इसीलिए कोई भी नहीं रहता है क्योंकि उन्हें बहुत अधिक मिलता है, और ना तो लोग जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम मिल रहा है। कंपनी के प्रबंधन करने वाले अध्यक्ष के बारे में क्या क्या मुझे वितरण का हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? मुझे कुछ नहीं लेना चाहिए? तब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। राशि का बहुत होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे रोचक बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं कि बहुत कुछ पाना सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे बिना सीमा के खर्च करना चाहिए। उस पैसे को दूसरी बार बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए विकलांगों के लिए उपस्थित होना संभव नहीं है ना? हालांकि 20 साल से कम उम्र के लोग व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ को अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। ऐसे लोग हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो उन्नत वर्षों के कारण उपस्थित नहीं हो सकते हैं। एक अलग वितरण प्रणाली आवश्यक है उन लोगों के लिए जो इस व्यवस्था में हिस्सा नहीं ले सकते। एटमी एक कंपनी के रूप में उस प्रणाली का एक हिस्सा होगी। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपने ऊपर ले लूंगा। इस द्वितीयक वितरण प्रणाली को बनाने के लिए अगर मैं नहीं करता तो मैं उस 1% का हिस्सा बन जाऊंगा कि 99% लोग आलोचना कर रहे होंगे। यदि आप एक निर्धारित राशि से अधिक धन कमाते हैं कि अतिरिक्त राशि दूसरी बार बांटी जाए, वितरण की सर्वोत्तम विधि यही है। एटमी प्रणाली का एक हिस्सा बनने के लिए हो सकता है व्यापार करो, अपनी भूमिका निभाओ और फिर वितरण का अपना हिस्सा प्राप्त करें। जब व्यापार बढ़ता है, आप वितरण जारी रखेंगे। अपने आसपास के क्षेत्र में एक सुरक्षा तंत्र की तैयारी द्वारा। अगर केवल एटमी ठेकेदार सभी अमीर होते और बाकी सब गरीब थे, क्या दुनिया इससे बेहतर जगह होगी? जब वितरण संतुलित हो जाता है, आपको इन लोगों को सामाजिक रूप से वापस देना चाहिए, क्रम दक्षता को अधिकतम करने के लिए। उस समय से हर कोई आगे बढ़ सकेगा। फिर भी अगर ये असंतुलित हो और कोई बहुत ज्यादा ले ले तो क्या होगा? उदाहरण के लिए, एक ठेकेदार था जो इतना शक्तिशाली था कि उस व्यक्ति ने अपने लिए बहुत अधिक धन ले लिया। तो यह कैसे किया गया? ठीक है। ठेकेदार संघ आपूर्ति वितरण के अधिकारों की मांग करेगा, और ये कि यदि ना मिले तो वे कहीं और चले जाएंगे। अतः कार्यपालिका इसे एसोसिएशन को देगी। अब चूंकि आप 35% से अधिक कमीशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे एक और कंपनी बनाएंगे जिससे डिलीवरी होनी है। ये उन तरीकों में से एक है जो ठेकेदार अधिक धन प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। मैं जानता हूं कि ये किस कंपनी ने किया है। ये नहीं होना चाहिए। अनिवार्य रूप से एटमी के अध्यक्ष भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे ही उत्पाद डिलीवर होते हैं, मैं दूसरी कंपनी बन सकता हूं ताकि मैं अपने लिए अधिक लाभ कमा सकूं। हालांकि ये कुछ ऐसा है जो कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं। मेरे निकट का एक व्यक्ति ऐसा करना चाहता था। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं ये सब नहीं लूंगा, मैं इसे तुम्हारे साथ बांट दूंगा। आइए हम एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसे डिलीवरी से पहले माल को गुजरना होगा। वह ऐसा करना चाहता था और इसने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया।
मैंने उससे ना कहा और उसने कहा कि मैं बदल गया हूं। उसने आगे कहा, उत्पाद कभी भी वितरित किए जाएंगे, कुछ और पैसे लेने और उसे बांटने में क्या हर्ज है? आप इतने अच्छे मौके को हाथ से क्यों गंवा रहे हैं? क्या मेरी तबीयत खराब हो गई थी? नहीं, मैंने नहीं किया। इसके बजाय हमारी दोस्ती और खराब हो गई। तो मैंने उससे कहा, यदि तुमने ऐसा किया तो क्या तुम समझते हो कि मेरा भाई कुछ नहीं करेगा? मेरे चाचा या मेरी भतीजी और मेरे भतीजे के बारे में क्या? सिर्फ मेरे रिश्तेदार ही नहीं बल्कि सभी एक इसका हिस्सा बनने के लिए कहेंगे। हम किसी को बाहर नहीं छोड़ सकते। यदि मैंने ऐसा किया तो हम शायद मित्र बने रहे, पर मेरे चारों ओर के सब लोग मुझे अपना शत्रु बना लेंगे। इसीलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें नए उत्पाद मिलते हैं, बस इतना है कि वे इसके बीच में थोड़ा लाभ मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं। तभी यदि तूने ऐसा किया तो जो काम करने योग्य है वे भी नहीं होंगे। इस प्रकार मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता और मैं कभी भी ऐसे उत्पाद का चयन नहीं करूंगा जो इस प्रणाली का हिस्सा हो। चीजें जिनकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है या कोई अतिरिक्त मूल्य बनाए, उसको पूरी तरह से रोका जाना चाहिए और उसका संतुलित विधि से वितरण होना चाहिए। दक्षता को केवल अधिकतम किया जा सकता है जब लोग अपनी अपनी भूमिका में हों और जो कुछ वे करते हैं उसके लिए उन्हें सही रकम मिलती है। मैं उसी नोट पर अपनी बात समाप्त करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।